यूं तो वहां 8 सरदार थे, लेकिन लड़के को ये पहचानते देर नहीं लगी कि उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था। वो एक अरब था जो सफेद और सुनहरी पोशाक पहने उस अर्धगोलाकार के बीच में बैठा हुआ था। उसकी बगल में वो नौजवान अरब था जिससे लड़का पहले बात कर चुका था। कौन है ये अजनबी जो भविष्य सूचक संकेतों की बात करता है? एक सरदार ने लड़के को देखते हुए पूछा। मैं हूं, लड़के ने जवाब दिया और उसने वो बता दिया जो उसने देखा था। रेगिस्तान इस तरह की बातें एक अजनबी को क्यों बताने लगा, जबकि उसे मालूम है कि हम यहाँ कई पुश्तों से रहते आ रहे हैं? दूसरे सरदार ने कहा, क्योंकि मेरी आंखों को अभी रेगिस्तान की आदत नहीं पड़ी है। लड़के ने कहा, मैं ऐसी चीजों को देख सकता हूं जिन्हें शायद रेगिस्तान की अभ्यस्त आंखें नहीं देख सकती, और इसलिए भी कि मैं कायनात की रूह के बारे में जानता हूं। उसने मन ही मन सोचा, नखलिस्तान गैर तरफदार इलाका है, नखलिस्तान पर कोई हमला नहीं करता। तीसरे सरदार ने कहा, मैं तो आपको वही बता सकता हूं जो मैंने देखा था। अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करना चाहते तो आपको इस बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उनके बीच उत्तेजित चर्चा होने लगी। वे एक ऐसी अरबी बोली में बात कर रहे थे जो लड़के को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब वो जाने को हुआ तो पहरेदार ने उससे रुकने को कहा। लड़के को डर सताने लगा। भविष्य सूचक संकेत उससे कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। उसे पछतावा हुआ कि उसने आखिर उस ऊंट हाँकने वाले को वो सब बताया ही क्यों जो उसने रेगिस्तान में देखा था। अचानक बीच में बैठा बुजुर्ग सरदार बहुत हल्के से मुस्कुराया और लड़के ने कुछ बेहतर महसूस किया। उस आदमी ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया था और दरअसल अब तक एक शब्द भी जबान से नहीं निकाला था, लेकिन लड़का तो कायनात की जबान से वाकिफ था और वो पूरे तंबू में व्याप्त हो उठी शांति के स्पंदनों को महसूस कर पा रहा था। अब उसे अंदर ही अंदर लगने लगा था कि उसने वहां आकर ठीक ही किया था। चर्चा समाप्त हो गई। सारे सरदार उस बुजुर्ग की बात सुनने के लिए खामोश हो गए। फिर वो लड़के की ओर मुड़ा। इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और लगता था जैसे वो कहीं दूर देख रहा था। 2000 साल पहले दूर एक मुल्क में ख्वाबों में यकीन करने वाले एक आदमी को तहखाने में डाल दिया गया था और फिर उसे गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। उस बुजुर्ग ने कहा, जो अब एक ऐसी बोली में बात कर रहा था जिसे लड़का समझता था। हमारे सौदागरों ने उस आदमी को खरीद लिया और उसे मिस्र में ले आए। हम सब जानते हैं कि जो भी कोई ख्वाबों में यकीन करता है वो उनकी व्याख्या करना भी जानता है। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब फैरो ने दुबली गायों और मोटी गायों का ख्वाब देखा था तो इस आदमी ने, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मिस्र को अकाल से राहत दिलाई थी। उसका नाम जोसेफ था। वो भी तेरी ही तरह एक अजनबी मुल्क में एक अजनबी ही था और वो शायद तेरी ही उम्र का था। वो रुका, उसकी आंखों में अभी भी रूखापन बना हुआ था। हम हमेशा रवायत को मानते हैं। रवायत ने ही उस जमाने में मिस्र को अकाल से बचाया था और मिस्र के बाशिंदों को सबसे ज्यादा दौलतमंद बना दिया था। रवायत ही इंसानों को सिखाती है कि रेगिस्तान को कैसे पार किया जाए और उनके बच्चों को शादियां किस तरह करनी चाहिए। रवायत कहती है कि नखलिस्तान गैर तरफदार इलाका होता है क्योंकि नखलिस्तान दोनों ही पालों में हैं और इसलिए दोनों को ही खतरा होता है। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। बुजुर्ग बोलता रहा। लेकिन रवायत ये भी कहती है कि रेगिस्तान के पैगामों पर
यकीन करना चाहिए। हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब हमें रेगिस्तान ने ही सिखाया है। बुजुर्ग ने एक इशारा किया और हर कोई खड़ा हो गया। बैठक समाप्त हो चुकी थी। हुक्के बुझा दिए गए और पहरेदार सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। लड़का जाने को हुआ, लेकिन तभी बुजुर्ग फिर बोल पड़ा। कल हम इस करार को तोड़ने वाले हैं कि नखलिस्तान में कोई भी व्यक्ति अपने पास हथियार नहीं रखेगा। पूरे दिन हम अपने दुश्मनों की तलाश में रहेंगे। दिन डूबते ही हर कोई अपने अपने हथियार मेरे सामने रख देगा। हमारे दुश्मनों की हर 10 लाशों के बदले तुम्हें सोने की एक मुहर मिलेगी। लेकिन हथियार तभी तानने के काबिल होते हैं जब वे भी जंग में हिस्सा लेते हैं। हथियार भी रेगिस्तान की ही तरह मनमौजी होते हैं, और अगर उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता तो मुमकिन है अगली बार वे किसी काम के ही न रह जाएं। अगर कल का दिन खत्म होने तक उनमें से कम एक का इस्तेमाल नहीं किया गया तो उसका इस्तेमाल तुम पर किया जाएगा। जब लड़का तंबू से निकला तो नखलिस्तान में सिर्फ पूर्ण चंद्रमा की रोशनी ही थी। वो अपने तंबू से 20 मिनट की दूरी पर था और उसने चलना शुरू कर दिया। जो कुछ भी हुआ था उससे वो चौकन्ना हो उठा था। वो कायनात की रूह तक पहुंचने में कामयाब रहा था, और अब ऐसा करने की कीमत उसे अपनी जान से भी चुकानी पड़ सकती थी। ये खतरनाक बाजी थी, लेकिन वो इस तरह की जोखिम भरी बाजियां तो उसी दिन से लगाता आ रहा था जब उसने अपनी नियति का पीछा करने की खातिर अपनी भेड़ों को बेच डाला था। और जैसा कि उस ऊंट हाँकने वाले ने कहा था, कल मर जाना किसी भी दूसरे दिन मरने से बदतर नहीं है। हर दिन या तो जिंदा बने रहने के लिए है या इस दुनिया से रुखसत लेने के लिए है। सब कुछ एक ही शब्द पर टिका हुआ था, मकतूब। चारों तरफ फैली खामोशी के बीच चलते हुए उसे कोई पछतावा नहीं था। अगर वो कल मर जाता है तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ईश्वर भविष्य को बदलना नहीं चाहता होगा। अगर वो मर भी गया तो कम से कम इस बात का तो संतोष होगा कि वो खाड़ी पार करने के बाद, क्रिस्टल की दुकान में काम करने के बाद और रेगिस्तान की खामोशी और फातिमा की आंखों को जान लेने के बाद मरा है। अरसा पहले जब से उसने अपना घर छोड़ा था, तब से अपना हर दिन उसने भरपूर ढंग से जिया था। अगर वो कल मर भी जाता है तो वो दूसरे गडरियों के मुकाबले बहुत कुछ देख चुकने के बाद मरा होगा, और इस बात को लेकर उसे गर्व था। सहसा उसे एक भीषण गर्जना सुनाई दी और तेज हवा ने उसे धकेलकर नीचे गिरा दिया। ऐसा अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। पूरा इलाका धूल के बवंडर में चक्कर खा रहा था, जो इतना घना था कि चंद्रमा आंखों से ओझल हो गया था। उसके सामने एक विशालकाय सफेद घोड़ा था, जो भयानक ढंग से हिनहिनाता हुआ बार बार उसके सामने अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जा रहा था। उस अंधा कर देने वाली धूल के थोड़ा सा छटने पर लड़के ने जो नजारा देखा उससे वो कांप उठा। घोड़े पर पूरी तरह काले लबादे में ढका एक आदमी सवार था और उसके बाएं कंधे पर एक बाज बैठा हुआ था। उस घुड़सवार ने साफा पहन रखा था और सिवा आंखों के उसका पूरा चेहरा एक काले कपड़े से ढका हुआ था। देखने में वो रेगिस्तान का कोई हरकारा लगता था, लेकिन उसकी मौजूदगी निरे हरकारे से ज्यादा किसी ताकतवर इंसान जैसी लग रही थी। उस विचित्र से घुड़सवार ने अपनी जीन में कसी म्यान से एक विशाल मुड़ी हुई तलवार निकाली। तलवार के फलक का फौलाद चंद्रमा की रोशनी में चमक उठा। कौन है जो बाजों की उड़ान के अर्थ को पढ़ने का दुस्साहस करता है? उसने पूछा, जिसकी आवाज इतनी गरजती हुई थी कि वो अल-फयूम के हजारों दरख्तों से टकराकर गूंज उठी। मैं हूं
जिसने ये जुर्रत की है। लड़के ने कहा। उसे उस तस्वीर की याद आ गई जिसमें सैंटियागो माटामोरोस सफेद घोड़े पर सवार था और विधर्मी उस घोड़े के खुरों के नीचे दबे हुए थे। यह आदमी बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था, सिवा इसके कि भूमिकाएं उलट गई थीं। मैं हूं जिसने ये जुर्रत की है, उसने दोहराया, और तलवार का वार झेलने के लिए उसने अपना सिर झुका दिया। बहुत सी जिंदगियां बच जाएंगी क्योंकि मैं कायनात की रूह को देख सकता था। तलवार का वार नहीं हुआ, इसकी बजाय अजनबी उसे धीरे धीरे तब तक नीचे करता गया जब तक कि उसकी नोक लड़के के माथे को नहीं छूने लगी। उससे रक्त की बूंद निकल आई। घुड़सवार पूरी तरह स्थिर था, उसी तरह लड़का भी। लड़के को यह तक नहीं सूझा कि वो वहां से भाग जाता। वो अंदर ही अंदर एक विचित्र किस्म का आनंद महसूस कर रहा था। अपनी नियति की खोज में वो करीब करीब मरने को था और फातिमा की खातिर। भविष्य सूचक संकेत आखिरकार सही साबित हुए थे। अब वो दुश्मन के आमने सामने था, लेकिन मरने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। कायनात की रूह उसका इंतजार कर रही थी और वो जल्दी ही उसका हिस्सा बन जाने वाला था, और कल उसका दुश्मन भी उस रूह का हिस्सा बन जाएगा। अजनबी तलवार की नोक को उसके माथे से टिकाए रहा। तुमने परिंदों की उड़ान को क्यों पढ़ा? मैंने तो सिर्फ वो पढ़ा था जो वे परिंदे मुझसे कहना चाहते थे। वे नखलिस्तान की हिफाजत करना चाहते थे। कल तुम सब मर जाओगे क्योंकि उनकी संख्या नखलिस्तान के तुम्हारे आदमियों से ज्यादा है। तलवार अपनी जगह पर बनी रही। तुम कौन होते हो जो अल्लाह की मर्जी को बदलना चाहते हो? अल्लाह ने फौजों को गढ़ा है और उसने बाजों को भी गढ़ा है। अल्लाह ने मुझे परिंदों की जबान सिखाई है। सब कुछ एक ही हाथ का लिखा हुआ है। लड़के ने ऊंट हाँकने वाले के शब्दों को याद करते हुए कहा। अजनबी ने लड़के के माथे से तलवार हटा ली और लड़के को अपरिमित राहत का एहसास हुआ, लेकिन वो तब भी भाग नहीं सका। अपनी भविष्यवाणियों को लेकर सावधान रहना, अजनबी ने कहा। जब कोई चीज लिखी होती है तो उसको किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। मैंने तो सिर्फ एक फौज देखी थी, लड़के ने कहा। मैंने जंग का नतीजा नहीं देखा था। अजनबी इस जवाब से संतुष्ट लगता था, लेकिन वो तलवार अपने हाथ में लिए रहा। एक अजनबी मुल्क में क्या कर रहा है? मैं अपनी नियति के पीछे चल रहा हूं। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अजनबी ने तलवार म्यान में रख ली और लड़के ने चैन की सांस ली। मुझे तो तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान लेना था, अजनबी ने कहा। दुनिया की जबान को समझने के लिए हिम्मत सबसे ज्यादा जरूरी है। लड़का चकित था। अजनबी ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहा था जिनके बारे में बहुत थोड़े से लोग जानते थे। तुम्हें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। तुम बहुत दूर निकल आए हो, उसने अपनी बात जारी रखी। तुम्हें रेगिस्तान से प्यार जरूर करना चाहिए, लेकिन उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेगिस्तान सभी लोगों का इम्तिहान लेता है। वो हर कदम पर चुनौतियां पेश करता है और जिन लोगों का ध्यान भटकता है उनकी जान ले लेता है। उसकी बातों ने लड़के को बूढ़े राजा की याद दिला दी। अगर कोई योद्धा यहां आते हैं और सूरज डूबने तक तुम्हारा सिर सलामत रहता है तो आकर मुझसे मिलना, अजनबी ने कहा। जो हाथ थोड़ी देर पहले तलवार भांज रहा था उसी ने अब चाबुक थाम लिया था। घोड़ा एक बार फिर धूल उड़ाता हुआ अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। तुम कहां रहते हो? लड़के ने भागते हुए घुड़सवार को जोर से पुकारते हुए पूछा। चाबुक थामे हाथ ने दक्षिण की तरफ इशारा किया। लड़का एल्केमिस्ट से मिल चुका था। अगली सुबह अल फय्यूम पर
खजूर के दरख्तों के आसपास 2000 हथियारबंद आदमी फैले हुए थे। सूरज के सिर पर चढ़ने के पहले ही 500 कबीलाई क्षितिज पर प्रकट हो गए। घुड़सवार लड़ाके उत्तर की तरफ से नखलिस्तान में दाखिल हुए थे। ऊपरी तौर पर यह एक शांतिपूर्ण अभियान लगता था, लेकिन वे सब लोग अपने अपने लबादों में हथियार छिपाए हुए थे। जब वे अल फय्यूम के बीच सफेद तंबू के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी अपनी कटारें और राइफलें निकाल लीं और उन्होंने उस तंबू पर हमला कर दिया जो खाली पड़ा था। नखलिस्तान के लोगों ने रेगिस्तान से आए इन सारे घुड़सवारों को घेर लिया और आधे घंटे के भीतर ही एक को छोड़कर सारे घुड़सवार मारे गए। बच्चों को खजूर के दरख्तों के झुरमुट के दूसरी तरफ से ले जाया गया था और जो कुछ हुआ वो बच्चों ने नहीं देखा। औरतें अपने तंबुओं में बनी रहीं और अपने पतियों के लिए दुआ मांगती रहीं और उन्होंने भी इस जंग का नज़ारा नहीं देखा। अगर मैदान में लाशें न बिछी होती तो ये नखलिस्तान के आम दिनों जैसा ही एक दिन लगता। जिस कबीलाई को बख्श दिया गया था वो फौज की उस टुकड़े का कमांडर था। उस दिन दोपहर बाद उसे कबीले के सरदारों के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उससे पूछा कि उसने रवायत के उसूल को क्यों तोड़ा। कमांडर ने कहा कि उसके आदमी कई दिनों से जारी जंग से थके हुए, भूखे और प्यासे थे और इसलिए उसने नखलिस्तान पर हमले का फैसला किया था ताकि वे जंग पर वापस लौटने के काबिल हो सकते। कबीले के सरदार ने कबीलाइयों के मारे जाने पर अफसोस जताया, लेकिन कहा कि रवायत पाक होती है। उसके कमांडर को बेइज्जत मौत की सजा सुनाई। उसको तलवार या बंदूक की गोली से मारने की बजाय खजूर के एक सूखे दरख्त से फांसी पर लटका दिया गया, जहां उसकी लाश रेगिस्तान की हवा में झूलती रही। कबीले के सरदार ने लड़के को बुलवाया और उसको तोहफे के तौर पर सोने की 50 मुहरें दी। उसने मिस्र के जोसेफ का किस्सा दोहराया और लड़के को नखलिस्तान का सलाहकार बनने का न्योता दिया। जब सूरज ढल गया और आसमान में पहले सितारे दिखाई देने लगे तो लड़के ने दक्षिण की तरफ चलना शुरू किया। अंततः उसे एक अकेला तंबू दिखाई दिया और वहां से गुजरते अरबों के एक समूह ने लड़के को बताया कि उस जगह पर जिन्न रहते हैं। लेकिन लड़का तंबू के पास बैठ गया और इंतजार करने लगा। जब चंद्रमा आसमान में काफी ऊंचा चढ़ आया तब कहीं जाकर घोड़े पर सवार एल्केमिस्ट आता हुआ दिखाई दिया। वो अपने कंधे पर 2 मरे हुए बाज लादे हुए था। ये रहा मैं, लड़के ने कहा। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, एल्केमिस्ट ने जवाब दिया, या फिर तुम्हारी नियति ही तुम्हें यहां लेकर आई है। जब तक कबीलों के बीच जंग छिड़ी हुई है तब तक रेगिस्तान को पार करना नामुमकिन है, इसलिए मैं यहां आ गया। एल्केमिस्ट घोड़े से उतरा और उसने लड़के को अपने साथ तंबू में आने का इशारा किया। यह नखलिस्तान के बहुत से तंबुओं जैसा ही एक तंबू था। लड़के ने तंदूरों और कीमियागिरी के काम आने वाले दूसरे औजारों की तलाश में चारों ओर देखा, लेकिन उसे वहां वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। वहां तो बस कुछ पुस्तकों का एक ढेर लगा हुआ था। भोजन पकाने की एक छोटी सी अंगीठी थी और कुछ कालीन थे जिन पर रहस्यमय किस्म की आकृतियां उकेरी हुई थीं। बैठ जाओ, हम कुछ पिएंगे और फिर इन बाजों को खाएंगे। लड़के को शक हुआ कि वे वही बाज थे जिन्हें उसने एक दिन पहले देखा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एल्केमिस्ट ने आग जलाई और जल्दी ही तंबू में एक लुभावनी महक भर गई। ये हुक्के की खुशबू से बेहतर थी। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? भविष्य सूचक संकेतों की वजह से, एल्केमिस्ट ने जवाब दिया। हवा ने मुझे बताया कि तुम आओगे
और तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी। वो मैं नहीं हूँ जिसके बारे में हवा ने बात की थी। वो एक दूसरा परदेसी है, एक अंग्रेज। वही था जो आपको तलाश रहा था।